लाइक कमेंट शेयर। अब तो यार रोज वीडियो दे रही हूँ, फिर भी आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों क्या चाहते हो बता दो ना, नहीं पसंद है मेरी कहानी तो बता दो, मैं वीडियो यहाँ नहीं डालूंगी। अब आगे अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ अधिकांश की ओर देखा और शरारती लहजे में बोली, सर मुझे तो याद ही नहीं कि हम पहले भी मिले हैं। उसकी बात सुनते ही अधिकांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से अपने टेबल पर दोनों हाथ पटके और तेज आवाज में बोला, पर मुझे तुम अच्छी तरह याद हो, समझी? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने अपने 100 साल। इतना कहते ही वह अचानक रुक गया, मानो कोई राज जुबां से फिसलने वाला हो। अगले ही पल अपनी बात संभालते हुए उसने कहा, मेरा मतलब है कि अगर मैं 100 जन्म भी ले लूं, तब भी तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी और ना ही तुम्हें भूल सकता हूँ। अधीरा ने उसकी बात सुनते ही हल्की हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, सर आप 200 जन्म भी ले लें तब भी मुझ जैसी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने बाप की वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट हूँ। मेरे बाप ने दूसरी शादी के बाद भी मुझ जैसा प्रोडक्ट नहीं बना पाया। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और अधिकांश उसे देखता रह गया, कभी हैरानी से कभी मुस्कान के साथ। कमरे की हवा हल्की होती चली गई और माहौल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। अधिकांश अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोला, बस इसी वजह से मुझे तुम पसंद नहीं हो। कितनी बेबाकी से अपने माँ बाप के बारे में ऐसा कह जाती हो। अधीरा ने अधिकांश को तीखे नजरों से घूरते हुए जवाब दिया, सर आपकी उम्र कितनी होगी? अधिकांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, यही कुछ 130, और फिर अचानक ठिठक कर अपनी गलती का एहसास करते हुए बात बदल दी, 130 तो होगी नहीं, 30 साल का हूँ। क्यों, तुम्हें क्या करना है मेरी उम्र का? अधीरा ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप बातें तो बुजुर्गों वाली करते हैं। फिर कुछ पल रुककर अधीरा ने अपनी बात जारी रखी, देखिए सर, मुझे आप याद नहीं हैं। सड़क पर तो मैं रोज किसी न किसी से बहस करती हूँ, अब सबको याद थोड़े ही रख सकती हूँ। अधिकांश हैरानी से बोला, क्या तुम सच में मुझे भूल गई? अरे तुमने अपनी हॉकी से मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, भूल गई क्या? उसका चेहरा उम्मीद से भरा था कि अधीरा को अब तो याद आ ही जाएगा। अधीरा ने अपना माथा सिकुड़ते हुए दिमाग पर जोर डाला, फिर अचानक उसकी आंखें चमकी। वो हल्के से हंसी और बोली, अरे तुम तो वही चिलगोजे हो ना? अधिकांश, जो पहले ही अपनी झेप मिटाने में लगा था, जल्दी से बोला, हाँ मैं वही चिलगो। वो अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि अधीरा ने उसे क्या कह दिया है। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए अधीरा को घूरा, चिलगोजा किसको बोला? अधीरा बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में सामने रखी कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने हाथ आराम से मेज पर टिकाए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमको और किसको? अधिकांश उसे अविश्वास से देखता रह गया। ये लड़की सच में उसकी नाक में दम करने वाली थी। अधिकांश ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी उंगलियां मेज पर तबले की तरह बजाईं और धीमे लेकिन ठहराव भरे लहजे में बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? अधीरा ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ। एक बार बोले, घमंडी और खुद को बहुत खास समझने वाले इंसान से। अधिकांश ने आंखें तरेरी, मुझे घमंडी बोला? अधीरा ने कंधे उचकाए, अगर सच्चाई बुरी लग रही है तो मैं क्या करूं? अधिकांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से बहस करे या हंस दे। उसे अब थोड़ी दिलचस्पी होने लगी थी। उसने कुर्सी पीछे खींची और टेबल पर थोड़ा झुकते हुए अधीरा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अधीरा ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी तो बैठी हूँ, तुमसे बातें कर रही हूँ। अधिकांश ने भौहें चढ़ाईं, मेरा मतलब है, इस जगह पर क्या तुम यहाँ काम करती हो? अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बस यूं ही आ गई थी। सुना था कि यहाँ के लोग बड़े दिलचस्प होते हैं, और देखो सही निकला। अधिकांश ने सिर हिलाया, तुम्हारे जवाब भी तुम्हारी तरह अजीब हैं। अधीरा हंसी, धन्यवाद। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधिकांश ने ठंडी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अब यही सोचने की जरूरत है। अधिकांश ने अधीरा को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, सीईओ की कुर्सी पर बैठकर मैं सब्जी बेच रहा हूँ? अधीरा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सीईओ की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू दिया था तो अब तुम्हारे ऑफिस में चाय बेचने आऊंगी? अधिकांश ने गहरी सांस ली। ये लड़की भी ना, उसके ऐसे बेतुके जवाब सुन सुनकर अधिकांश का दिमाग घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की की बेबाकी से चिढ़े या उसकी बातों पर हंसे।
उसने आंखें तरेरते हुए कहा, मतलब तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो? अधीरा ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ टाइम पास करने आई हूँ। तुम्हें परेशान करने का मन किया तो सोचा थोड़ा मजा ले लूं। अधिकांश ने माथा पकड़ लिया, अब तो सच में सिर दर्द होने लगा है। अधीरा ने हंसते हुए कहा, आदत डाल लो सर, अब तो मुझे हर रोज झेलना पड़ेगा। अधिकांश ने गुस्से में आकर कहा, ऐसा नहीं होने वाला है, तुम अपने ऑफिस के पहले दिन ही निकाली जाती हो। मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर नहीं रखूंगा, समझी? अब तुम जा सकती हो। अधीरा ने एक पल को भी न रुकते हुए बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, ठीक है, मुझे खुद तुम जैसे पागल के साथ काम नहीं करना है। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने बालों को झटका दिया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, अधीरा रघुवंशी किसी का गुस्सा नहीं देखती है। ये कहकर वो मुड़ी और कमरे से बिना एक भी शब्द कहीं बाहर निकल गई। अधिकांश ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में गुस्से और आश्चर्य का मिश्रण था। उसे ये समझने में वक्त लग रहा था कि वो लड़की आखिर चाहती क्या थी। वो सोचता रहा, ये लड़की तो बिल्कुल अजीब है, पर कहीं न कहीं दिलचस्प भी। अधीरा लिफ्ट तक बड़बड़ाते हुए जा रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। खुद को समझता क्या है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, खड़ूस अकड़ू कहीं का। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। एक बात को लेकर बैठा हुआ है, अरे हो गई गलती, अब क्या बच्चे की जान लेगा। अधीरा यही सब बड़बड़ाती हुई लिफ्ट तक पहुंची। लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए उसका फोन बजने लगा। उसने झट से फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम देखा। जैसे ही उसका नाम पड़ा, उसका चेहरा तुरंत मुरझा गया और उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, इनको भी चैन नहीं है। फोन उठाते हुए अधीरा ने थोड़ा खींचते हुए कहा, हेलो आंटी। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो वालो बाद में। अधीरा, ये बताओ, अपने कमरे का रेंट कब दे रही हो? 2 महीने हो गए हैं, तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। अधीरा ने एक लंबी सांस ली और फिर झुंझलाहट के साथ बोली, आंटी प्लीज थोड़ा शांति से बात करें, मैं खुद ही सब मैनेज कर लूंगी। आंटी की आवाज अब और सख्त हो गई, मैनेज? मगर पैसा कब भेज रही हो, ये तो बताओ। अधीरा ने फिर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल तक पैसा भेज दूंगी। फोन रखते हुए उसने गुस्से में कहा, सच में कभी शांति नहीं रहती इस दुनिया में। वो फिर से लिफ्ट की तरफ मुड़ी, लेकिन मन में एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि कल तक सब कुछ सुलझा लेगी। अधीरा लिफ्ट में जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके कदम बढ़े, उसने अचानक रास्ता बदल लिया। लिफ्ट की बजाय वो सीधे अधिकांश के ऑफिस की ओर दौड़ पड़ी। यार, कुछ भी करके ये नौकरी तो चाहिए मुझे, उस खड़ूस को मनाना पड़ेगा। उसने मन ही मन बड़बड़ाया और उसके कदम और तेज हो गए। अब गुस्से की बजाय उसकी आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। वो जानती थी कि अगर आज उसने हार मानी तो फिर शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और फिर उसने निश्चय किया, चाहे जो हो, मैं इस नौकरी को हासिल करूंगी। अधीरा ने ऑफिस का दरवाजा हल्का सा खटखटाया, फिर बिना किसी संकोच के अंदर कदम रखा। अधिकांश अपने कंप्यूटर पर व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी, उसकी तंद्रा टूट गई। वो चौंककर सिर उठाता है और फिर अपनी आंखें चौड़ी करके अधीरा को देखता है। अधीरा ने एक कदम और बढ़ाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने ये सोच लिया था कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? फिर बिना रुके बोली, नहीं, मुझे ये नौकरी चाहिए और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी। अधिकांश थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर उसे भी यह समझ में आ गया कि यह लड़की अपनी बात पर कायम रहेगी। अधीरा ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहा, तो अब क्या तुम मुझे निकालने की धमकी देने वाले हो या मुझे मौका दोगे? अधिकांश ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी ना कभी मुझे चौंका ही देती हो अधीरा। अधीरा ने आत्मविश्वास से सिर झुकाकर कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैं ये नौकरी लेकर ही रहूंगी। अधिकांश ने थोड़ी देर तक चुप रहकर अधीरा को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी और कुछ समझने की कोशिश थी, लेकिन फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। तुम्हारी हिम्मत को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम जिस तरह से आकर मुझे चुनौती दे रही हो, वो तुमने खुद चुना है। अधीरा ने उसे सीधी नजर से घूरते हुए जवाब दिया, जो भी हो, मैं तैयार हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता, और अब मैं यहाँ हूँ तो ये नौकरी मेरी होगी। अधिकांश ने कुर्सी से उठते हुए एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर की तरफ देखा। उसके मन में जो भी सवाल थे
वे अब अधीरा की दृढ़ता और उसकी नज़रें देखकर कम हो गए थे। उसे महसूस हुआ कि अधीरा को अगर एक मौका दिया गया तो वो किसी भी परिस्थिति में खुद को साबित कर सकती थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, तुम्हें एक मौका मिलेगा, लेकिन याद रखो, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी मेहनत और कमिटमेंट दिखानी होगी। अधीरा ने एक उत्साही मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ, मुझे यही चाहिए था। फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तुम कल से काम शुरू कर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो भी काम होगा वो सिर्फ मेहनत से ही होगा। कोई भी रास्ता आसान नहीं है, अधीरा। अधीरा ने उस पर एक आखिरी बार नजर डाली और कहा, जैसा भी हो, मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। फिर वो बाहर निकलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अब संतोष और आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक थी। ठीक है, अगर सानिया अधीरा को नहीं जानती तो उनके बीच का ये पहला सामना रहस्यपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। मैं सीन को उसी हिसाब से फिर से लिखता हूँ। अधीरा अधिकांश के केबिन से निकलकर तेज कदमों से कॉरिडोर में बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मगर टेढ़ी मुस्कान खेल रही थी, मानो कोई गहरा राज छिपा हो। तभी सामने से सानिया आती दिखी। अधीरा की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वो उसे पहचानती हो। सानिया ठिठक गई। उसने अधीरा को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान ने उसे पल भर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ नहीं पाई कि यह मुस्कान किसी परिचय का संकेत थी या कोई और इरादा था। अधीरा बिना रुके आगे बढ़ गई। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास और ठहराव था। सानिया ने सिर झटका और आगे बढ़ गई, लेकिन जाने क्यों उसने एक बार पीछे मुड़कर अधीरा को देखा, पर तब तक वह दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद कैफेटेरिया में सानिया अपनी सहेली तनु के साथ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीरा की मुस्कान में उलझा था। कहाँ खोई हुई है? तनु ने उसकी तंद्रा तोड़ी। सानिया ने सिर उठाया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की दिखी थी, अजीब सी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, जैसे वो मुझे जानती हो। तनु ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम उसे जानती हो? सानिया ने नकारते हुए सिर हिलाया, नहीं, कभी नहीं मिली उससे। लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उसमें कोई बात छुपी हो। तनु ने लापरवाही से कहा, शायद तुम सोच रही हो सकता है कि वो बस यूं ही मुस्कुरा दी हो। लेकिन सानिया के मन में यह बात नहीं बैठ रही थी। वो मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, उसमें कुछ था जो सानिया समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अधीरा अपने केबिन में बैठी थी। वह अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कुछ लिखने लगी। पहली मुलाकात हो चुकी है, उसने धीमे स्वर में खुद से कहा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, रहस्यमय मुस्कान। अगले कुछ दिनों तक सानिया अधीरा को भूल नहीं पाई। वह मुस्कान, वह रहस्यमय निगाहें, सब कुछ बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। हालांकि उसने इस बारे में तनु से दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार बना हुआ था, अगर मैं उसे नहीं जानती तो उसने मुझे देखकर इस तरह क्यों मुस्कुराया। कुछ दिन बाद सानिया अपनी असाइनमेंट फाइल जमा करने के लिए अकादमिक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर गई। वहां का कॉरिडोर शांत था, बहुत कम लोग इधर उधर आते जाते दिख रहे थे। जैसे ही उसने अपनी फाइलें पकड़कर स्टाफ रूम की ओर कदम बढ़ाया, अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी अधीरा। अधीरा वहीं खड़ी थी, दीवार से हल्के से टिककर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी नज़रें सीधी सानिया पर टिकी थीं। सानिया का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। वो रुकी नहीं, लेकिन उसकी चाल धीमी हो गई। अधीरा अब भी मुस्कुरा रही थी, वही टेढ़ी मुस्कान। जब सानिया उसके पास से गुजरी तो अधीरा ने हल्की आवाज में कहा, तुम सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ? सानिया के कदम ठिठक गए। उसने चौंककर अधीरा की तरफ देखा। अधीरा ने हल्के से सिर झुकाया और फुसफुसाई, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। सानिया की सांस अटक गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस घूरती रही। अधीरा ने उसकी तरफ एक नज़ाकत भरी नज़र डाली और आगे बढ़ गई, कॉरिडोर में गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। सानिया के हाथ में पकड़ी फाइलें हल्के से कांपीं। ये लड़की कौन है और ये सब क्या हो रहा है? अधिकांश अधीरा पर पूरी नज़र रख रहा था। उसने शुरू से ही गौर किया था कि अधीरा अपने काम को कितनी गंभीरता से ले रही थी। वह न तो किसी से ज्यादा घुल मिल रही थी और न ही कोई फालतू बातें कर रही थी, बस अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। कुछ ही दिनों में अधीरा ने अपने काम को अच्छी तरह समझ लिया था। उसकी तेजी और सूझबूझ देखकर अधिकांश को यह मानना पड़ा कि वह जितनी नई थी उतनी ही कुशल भी। इन दिनों में अधिकांश ने एक बात और नोट की, अधीरा ने उसे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, न किसी गलती की, न किसी लापरवाही की।
वह हर जिम्मेदारी को इतनी निपुणता से निभा रही थी कि अधिकांश के पास उसकी काबिलियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। ऑफिस में पहली टक्कर। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। लंच ब्रेक का समय हो चुका था और कुछ लोग उठकर कैफेटेरिया की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच अधीरा और सानिया की टक्कर हो गई, लेकिन ये कोई साधारण टक्कर नहीं थी। सानिया कुछ फाइलें लेकर अधिकांश के केबिन की तरफ बढ़ रही थी जब अधीरा ने सामने से आते हुए उसका रास्ता रोक लिया। तुम मुझे घूरना कब बंद करोगी? अधीरा ने हल्की मगर तीखी आवाज में कहा। सानिया चौंक गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्या? अधीरा ने भौहें चढ़ाई। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे लेकर काफी परेशान हो। लगता है तुम्हें मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही। सानिया ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुम पर ध्यान देने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अधीरा हल्के से मुस्कुराए, वही टेढ़ी मुस्कान जिससे सानिया अब तक अनजान थी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। सानिया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अधीरा ने अपना पैर हल्का सा आगे कर दिया। सानिया को इसका अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर अधीरा के पैर से टकराया और संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम, वह फाइलों समेत जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पेपर हवा में उड़ गए और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज उनकी तरफ देखने लगे। चारों तरफ हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। सानिया एक पल के लिए सदमे में रह गई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नज़र अधीरा पर पड़ी। अधीरा वही खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमयी चमक और चेहरे पर वही मुस्कान। उसने जानबूझकर ऐसा किया था, इसमें कोई शक नहीं था। सानिया ने गुस्से में दांत भींचे और जल्दी से खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? उसकी आवाज़ अब गुस्से से भरी हुई थी। अधीरा ने कंधे उचका दिए और मासूमियत से कहा, ओह सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन उसके लहजे में कोई सच्ची हमदर्दी नहीं थी। वह जानती थी कि उसने क्या किया था और शायद वह चाहती भी यही थी। ऑफिस के कई एम्प्लॉइज अब भी उन्हें देख रहे थे, लेकिन अधिकांश वहां नहीं था। सानिया जानती थी कि अगर वह कोई और बहस करती तो यह और बड़ा मुद्दा बन सकता था। तुम्हें इसका जवाब मिलेगा, अधीरा, सानिया ने गुस्से से कहा और अपनी फाइलें समेटकर वहां से चली गई। अधीरा अब भी मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब बस एक खेल हो। ऑफिस के अंदर एक खामोशी थी, जबकि बाहर का माहौल बिल्कुल अलग था। अधीरा और सानिया के बीच जो कुछ भी हुआ था, वह अधिकांश की नज़र से ओझल था। वह अपनी मेज पर बैठा हुआ था, काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। लेकिन अचानक सानिया का प्रवेश उस खामोशी को तोड़ गया। सर, ये फाइलें जो आपने मंगाई थीं। सानिया की आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे उसमें कुछ तो था जो उसे बोला नहीं जा रहा था। हाँ, रख दो, अधिकांश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। लेकिन सानिया की आवाज़ में कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में एक अदृश्य सा दर्द था और यह अधिकांश से छुपा नहीं रहा। उसने झटके से सिर उठाया और सानिया को देखा। क्या हुआ, सानिया? अधिकांश ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि सानिया की आंखों में आंसू थे। ये बिल्कुल भी उम्मीद के खिलाफ था। सानिया की आंखों में उस पल गहरी उदासी थी, जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो, या फिर वह बहुत कुछ अंदर ही अंदर महसूस कर रही हो। कुछ नहीं, सर, सानिया ने जल्दी से कहा और आंसू पोंछने की कोशिश की। अधिकांश उसकी हालत देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, रुको, सानिया। उसकी आवाज़ में जो कुछ था, उससे सानिया रुक जाती है, लेकिन उसका चेहरा अब भी सर्द और संजीदा था। अधिकांश उसे देखता है और उसके भीतर कुछ बदलाव महसूस करता है। क्या तुम ठीक हो? उसने थोड़ी नरमी से पूछा, लेकिन उसकी चिंता स्पष्ट थी। अधिकांश और सानिया के बीच एक नया मोड़। सिर्फ कुछ पल की चुप्पी के बाद सानिया ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे वह कहीं दूर चली गई हो, अपनी दुनिया में खो गई हो। अधिकांश की नज़रें सानिया पर टिकी थीं, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ था। वह अब भी सानिया के दर्द को ठीक से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके दिल में कुछ तो था जो उसे खींच रहा था। जी सर, मैं ठीक हूँ, सानिया ने सिर झुकाकर धीमे से कहा। अधिकांश ने उसकी तरफ देखा और खड़ा होकर उसके पास गया। वह उसे देखते हुए बोला, पर मुझे क्यों लगता है कि तुम ठीक नहीं हो? सानिया की आंखों में दर्द साफ था, लेकिन उसने फिर भी उसे छुपाने की कोशिश की। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई, तो अधिकांश ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अधिकांश घबराते हुए बोला, उसके चेहरे पर चिंता और संकोच था।
सानिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकांश ने उसे चुपके से समझने की कोशिश की और फिर उसने धीरे से कहा, जितना अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ उतना अच्छे से तुम खुद को नहीं जानती होगी। समझी तुम, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारा दर्द जान जाता हूँ। फिर उसने बिना कुछ कहे सानिया के गालों पर हल्के से हाथ रखा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम मुझे बता सकती हो सानिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अधिकांश और सानिया के बीच का खुलासा। सानिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, क्यों सर, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आखिर मैं भी तो आपकी एक एम्प्लॉय हूँ जो आपके लिए काम करती है, तो आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? उसने बिना रुके अपनी बात जारी रखी, मुझे घर छोड़ने जाते हैं, मेरे खाने का ख्याल रखते हैं, मुझे अगर कोई कुछ बोल दे तो आप उसकी एक नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? सर, मैं सब जानती हूँ। सच्चाई से भरी सानिया की बातें सुनकर अधिकांश का दिल थोड़ा चौंका। वो खामोशी से उसे देखता रहा, लेकिन सानिया की आंखों में गुस्सा और उलझन थी। सर, आपसे एक बात बोलनी है, सानिया ने अपनी आवाज में थोड़ी तल्खी लाते हुए कहा, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो अपने बॉस के साथ पैसे के लिए सो जाए। ये सुनकर अधिकांश का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने बिना कुछ कहे सानिया की ओर बढ़ते हुए उसके मुंह पर उंगली रख दी। सच, सानिया, चुप रहो। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ गहरी तामील भी थी। सानिया ने उसकी उंगली को हटाया और गहरी सांस ली। आपको क्या लगता है मैं सब समझ नहीं सकती? अधिकांश की आंखों में अब गंभीरता और सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, सानिया, अगर तुम इतनी समझदार हो तो तुम ये क्यों नहीं समझ पाई कि यह सब जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं गलत मकसद के लिए नहीं करता हूँ? सानिया को ये सुनकर थोड़ी चौंकाने वाली नजरों से देखा, लेकिन उसका चेहरा फिर भी कुछ समझ नहीं पाया। सर, क्या मतलब? अधिकांश का दिल अब थोड़ा और साफ हो चुका था और उसने अपनी बात जारी रखी, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मदद नहीं कर रहा कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, बल्कि क्योंकि मुझे तुमसे सच्ची चिंता है। तुम मुझे खास लगती हो सानिया। सानिया का चेहरा अब गुस्से से नर्म पड़ चुका था और वो थोड़ा और ठिठक कर उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। तुमसे किसी भी तरह के गलत इरादे नहीं हैं, सानिया, अगर तुम मुझे अब भी नहीं समझ पाई। सानिया ने फिर से सिर झुका लिया और कुछ समय तक चुप रही। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन अब कुछ और ही चीजें उसके दिमाग में आ रही थीं। अधिकांश का इजहार सानिया की चुप्पी को महसूस कर अधिकांश ने धीरे से कदम बढ़ाए और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे सचमुच कुछ बात करना चाहता हूँ सानिया। उसकी आवाज में अब एक गहरी गंभीरता थी। सानिया ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वो जानती थी कि अधिकांश अब कुछ और कहने वाला है। तुम मुझसे क्यों डरती हो सानिया? अधिकांश ने कहा, उसकी आवाज में अब थोड़ी नरमी थी। क्या तुम नहीं समझती कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ? सानिया ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर उसने कहा, सर, आप क्या कह रहे हैं? अधिकांश ने एक गहरी सांस ली, फिर सीधे सानिया की आंखों में देखता हुआ बोला, सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सानिया। उसकी यह बात सुनकर सानिया का दिल एक पल के लिए थम सा गया। वो अवाक होकर उसे देख रही थी, जैसे उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना है वह सही है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने एक एम्प्लॉय हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद से मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में कुछ खास है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। सानिया की आंखों में अब एक हल्का सा उलझन था और उसने धीरे से पूछा, लेकिन सर, क्या ये सब सच है? क्या आप सच में मुझे पसंद करते हैं? अधिकांश ने धीरे से सिर हिलाया और उसके पास जाकर कहा, हाँ सानिया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे हर पल खास लगती हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। सानिया ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की और अब उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून था, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज थी। मुझे समय चाहिए अधिकांश, सानिया ने धीरे से कहा, मैं अभी यह सब नहीं समझ पा रही हूँ। अधिकांश ने उसकी बात मानी और धीरे से कहा, मैं तुम्हें समय दूंगा सानिया, लेकिन ये जान लो कि मेरे दिल में जो कुछ भी है वो केवल तुम ही हो। अधिकांश ने सानिया को गले लगा लिया और सानिया ने भी बिना किसी झिझक के उसे गले लगा लिया। जैसे ही सानिया ने अधिकांश के गले को थामा, उसकी काली आंखें अचानक से लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सभी घटनाएं सामान्य रूप से चल रही थी और अधिकांश को इस बदलाव का कोई अंदाजा नहीं था। वह अनजान था कि सानिया में कुछ ऐसा था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। वो बस सानिया के साथ इस पल को महसूस कर रहा था
और उसे लगता था कि वो उसकी मदद और समर्थन से एक कदम और करीब हो रहा है। लेकिन सानिया के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब शुरू होगा खून का खेल। अब शुरू हुई है कहानी। मैं आ गई हूँ। अधिकांश और अधीरा, मेरे होते हुए तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। अधीरा, तुम इस जन्म भी मारी जाओगी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसकी मुस्कान में एक शैतानी झलक थी, जो पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन अधिकांश को इसका कोई एहसास नहीं था। वो सानिया को गले लगाए हुए था। वो तो यही समझता था कि वो उसकी धरा है, पर सानिया के अंदर एक अलग ही मंसूबा था। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। आगे आपकी मर्जी।